नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए कई भवनों का निर्माण कार्य समय से पहले पूरा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आर्थिक सुधारों के जारी रहने से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% हुई। 85 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन और 27 ई लोक अदालतों में जून से अक्टूबर के बीच 2.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है। देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार निर्वाचित 300 से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मानक स्थापित हुए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया। सभी दलों ने सहयोग किया। श्री मोदी ने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कई वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि काफी लंबे इंतजार के बाद आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण एनडीए सरकार द्वारा किया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी के समय जिस अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के नए भवन और इंडिया गेट पर समर स्मारक का निर्माण एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी।
हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल का निर्माण भी, उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली के बिशंबर दत्त मार्ग पर बने इन फ्लैटों के निर्माण में निर्धारित लागत से 14% कम की राशि खर्च की गई है। 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर 76 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के बावजूद इन फ्लैटों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया है। इन फ्लैटों का निर्माण हरित निर्माण तकनीक पर आधारित है, जिनमें ढहाई गई इमारतों से निकाले गए मलबे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइट फिटिंग, लाइट कंट्रोल करने के लिए सेंसर, कम बिजली खपत सुनिश्चित करने वाले VRV सिस्टम से लैस एयर कंडीशनर, पानी की बचत करने वाली कम बहाव वाली टोंटियां, वर्षा जल संचयन व्यवस्था और इमारतों की छतों पर सौर संयंत्र लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की गति भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाएगी। एक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार गति जारी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। We have been taking absolutely strong reform-related measures. The reduction in corporate tax in September 2019 to be the lowest as much as possible compared with many developed economies or emerging economies. 15% and with nothing else added to it. Taxation, corporate rate being 15%, the lowest I would think anywhere in the world. निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है और सरकार विनिवेश के साथ इसे जारी रखेगी। कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इरादा बहुराष्ट्रीय और बड़ी या छोटी कंपनियों को तत्काल लाभ पहुंचाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार का लक्ष्य निर्बाध एकीकरण की सुविधा देकर भारत के मोटर वाहन उद्योग को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धी बनाकर मुख्य वैश्विक दक्षताओं का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयास कर रही है। श्री गडकरी ने ऑटो उद्योग में प्रदूषण कम करने के व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा के लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें GST में 5% तक की कटौती शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश भर में लगभग 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगले 5 वर्ष में भारत को एक वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माता केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है और इससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में भी योगदान मिलेगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में आने वाले तूफान से निपटने से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने जानकारी दी कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और अन्य एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे सभी संबंधित सरकारों के साथ साझा किया गया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में आगामी 3 दिन में तटीय क्षेत्रों के तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। श्री गौबा ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि तूफान से किसी की जान न जाए और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो पाए। उन्होंने कहा कि मछुआरों से समुद्र में न जाने की सलाह का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय, विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति को सभी प्रबंधों और संबद्ध राज्यों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी।
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना दबाव बीते 6 घंटे से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ये चेन्नई से 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुदुचेरी से 520 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। अगले 24 घंटे में इसके निवर चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। बुधवार की दोपहर चेन्नई के पास पहुंचकर इसके गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में और तेज होने की संभावना है। चेन्नई के निकट ये तूफान कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तट को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर और बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि तमिलनाडु में डेल्टा क्षेत्र और अरियालूर तथा पुदुचेरी में कराईकल के अलग अलग स्थानों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों और मध्य तमिलनाडु में मौसम की इस घटना के प्रभाव से भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। बुधवार को चक्रवात के कारण क्षेत्र के 8 जिलों तमिलनाडु और उत्तरी पुदुचेरी में भीतरी जिलों सहित अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों सहित 13 अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। खराब मौसम को देखते हुए इस अवधि के दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। उधर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों पर कम दबाव के प्रभाव से दक्षिण तटीय और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर और उत्तरी तटीय क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमरावती में मौसम विभाग की प्रमुख एस स्टेला ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नेल्लोर और चित्तूर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए कई भवनों का निर्माण कार्य समय से पहले पूरा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आर्थिक सुधारों के जारी रहने से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% हुई। 85 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन और 27 ई लोक अदालतों में जून से अक्टूबर के बीच 2.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। देश ने कोविड के विरुद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 85 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.68% हो गई है। अब तक 85,62,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग 20 गुना अधिक हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 41,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और लगभग 44,000 नए रोगियों की पुष्टि की गई है। इस समय देश में संक्रमितों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। इस समय देश में 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमितों की कुल संख्या का 4.85% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के 20,000 से भी कम मामले हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार के मानक उपचार नियमों के पालन, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है। मृत्यु दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 511 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 8,50,000 नमूनों की जांच की गई है। जांच आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ 26 लाख के आसपास हो गया है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संगठित रूप से जांच क्षमता बढ़ाई है। भारत में प्रतिदिन जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच से रोगियों की शीघ्र पहचान, तत्काल आइसोलेशन और प्रभावी उपचार संभव हो पाया है। इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में मोबाइल आरटी-पीसीआर जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन भी मौजूद थे।
इस अत्याधुनिक मोबाइल जांच प्रयोगशाला में प्रतिदिन कोविड के 3000 नमूनों की जांच की जा सकेगी तथा 6 घंटे में जांच के परिणाम मिल जाएंगे। इस तरह की पहली मोबाइल जांच प्रयोगशाला वैन आजादपुर मंडी में तैनात की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की सरकारों से कहा है कि वे अपने अपने राज्यों में कोविड की वर्तमान स्थिति और आने वाले महीनों में बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों में कोविड की बिगड़ती स्थिति के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों तथा भविष्य में किए जाने वाले उपायों की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को भी कहा। न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2 सप्ताह में कोविड की स्थिति बिगड़ने पर चिंता जताई। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विमान, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 25 नवंबर से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र देना होगा। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हवाई, रेल या सड़क माध्यम द्वारा दिल्ली NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र में आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले RT-PCR नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया है। SOP ने यह भी कहा है कि यात्रा के शर्तों को पूरा करने वाले लेकिन RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट न होने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से संबंधित हवाई अड्डों या रेलवे स्थानकों पर अपनी लागत पर RT-PCR परीक्षण से गुजरना होगा। परीक्षण करने के बाद ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है, जो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि इस 26 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापकों को आगामी 31 दिसंबर तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखने को कहा गया है। वहीं उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवम्बर से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान 1 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक बंद रहेंगे। हालांकि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थानों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोह में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सभी बसें आगामी 15 दिसंबर तक केवल 50% सवारियों के साथ चलाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और
चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक प्रतिबंधित करने का निर्णय भी लिया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तर प्रदेश में आज विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के फिर से खुलने के पहले दिन बहुत कम छात्र कैंपस पहुंचे। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय प्रशासन कक्षाओं के लिए रोस्टर बनाने के काम में लग गए हैं, जिसके आधार पर केवल 50% विद्यार्थियों की एक दिन में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सकती है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खुलने के पहले दिन आज उपस्थिति 10 से 25% तक ही रही। कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया था और छात्रों के साथ ही शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई और हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया था। पीलीभीत, मऊ, कन्नौज, मथुरा और चित्रकूट जिलों में उपस्थिति लगभग 10 से 15% रही, लेकिन वहीं हापुड़, कौशाम्बी और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में छात्र काफी उत्साहित नजर आए और लगभग 25% उपस्थिति पहले दिन कक्षाओं में दर्ज की गई। बागपत के बड़ौत में जनता वैदिक और दिगंबर जैन कॉलेजों में पंजीकृत 5500 छात्रों के मुकाबले महज 800 छात्र ही पहले दिन कक्षाओं में पहुंचे। हालांकि कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 30 से 40% छात्रों की उपस्थिति नजर आई। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया। ये 27 नवंबर तक चलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है। महामारी को देखते हुए सभी नवनिर्वाचित विधायकों की कोविड जांच की गई। सत्र के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सदस्यों से सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने आज 190 सदस्यों को शपथ दिलाई। अनुपस्थित रहने के कारण 10 सदस्यों ने शपथ नहीं ली। बाकी बचे सदस्य कल शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने शपथ ली। मंत्री में सबसे पहले विजय कुमार चौधरी ने सदस्यता की शपथ ली। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत CPI-ML के नेता महबूब आलम ने भी आज शपथ लिया। 25 नवंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के अंतिम दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के बाद सरकार का जवाब होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त RK पालीवाल ने कहा है कि विवाद से विश्वास कार्यक्रम द्वारा करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और आयकर विभाग तथा करदाताओं के बीच के विवाद कम होंगे। विवाद से विश्वास और फेसलेस असेसमेंट विषय पर आयोजित वर्चुअल मीडिया संवाद में श्री पालीवाल ने कहा कि इससे सरकार को विवादित राजस्व भी प्राप्त होगा। एक रिपोर्ट। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी 5 क्षेत्रों के लिए 5 समर्पित मोबाइल फोन नंबरों की घोषणा की है, जिसके माध्यम से विवाद से विश्वास योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से फेसलेस अपीयरेंस का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में कर विवाद से संबंधित 36,000 मामले लंबित हैं, जबकि 2050 मामले विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक दायर किए गए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन PIB भोपाल और आयकर विभाग द्वारा आभासी तरीके से किया गया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 10 फुट गहरी सुरंग का पता लगाया है। माना जा रहा है कि 19 नवंबर को नगरोटा के बन टोल प्लाजा में मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी इसी सुरंग से आए थे। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को भारत में भेजने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है और युवाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में आज राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में आज सुबह नागपुर के महादुला में कार्यकर्ताओं ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्री बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू ग्राहकों के 100 यूनिट तक के बिजली बिल माफ करने और लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों के बकाया को माफ करने का जो वादा किया था, पूरा नहीं किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का आज निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनका कोविड तथा अन्य बीमारियों के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 1934 में जन्मे तरुण गोगोई ने 2001 से 2016 के बीच असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। वे कांग्रेस पार्टी में भी विभिन्न पदों पर रहे। असम सरकार ने तरुण गोगोई के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरुण गोगोई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने कहा कि देश ने एक प्रखर राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले वयोवृद्ध नेता को खो दिया है। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में तरुण गोगोई ने विभिन्न पदों पर राष्ट्र और राज्य के लोगों की निस्वार्थ सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तरुण गोगोई एक लोकप्रिय नेता और कुशल प्रशासक थे, जिनका केंद्र तथा असम में लंबा राजनीतिक अनुभव था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तरुण गोगोई ने असम के सभी लोगों और समुदायों को एकजुट करने में अपना जीवन लगा दिया था। देश के 15 राज्यों में इस वर्ष जून से अक्टूबर तक 2,51,000 मामलों के निपटारे के लिए 27 ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान 12,500 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। ई-लोक अदालत के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक की राशि का समाधान किया गया। ई-लोक अदालतें किफायती होती हैं क्योंकि इनमें संगठनात्मक खर्चों की जरूरत नहीं होती। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 195 अंक बढ़कर 44,077 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67 अंक की वृद्धि से 12,926 पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 5 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्य में गिरावट का असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 192 रुपए सस्ता होकर 50,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 851 रुपए टूटकर 61,267 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $45.50 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से तेज वर्षा और हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। राज्य मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य पर्वतीय इलाके के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए कई भवनों का निर्माण कार्य समय से पहले पूरा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आर्थिक सुधारों के जारी रहने से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% हुई। 85 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन
और 27 ई लोक अदालतों में जून से अक्टूबर के बीच 2.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।